नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जो ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज चली है, इसको देखना ना भूलें। ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ आज के पहले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। किसे भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है संसद, अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। जब हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तब हमें आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक याद आना चाहिए। कई बार डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए 124 से लेकर 147 तक। इसके साथ बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो हमें पता होना चाहिए 28 जनवरी 1950 को हुई थी। तो अगर हम बात करें वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हमें पता होना चाहिए धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, ये सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ध्यान देना है, जब आप चंद्रचूड़ की बात करते हैं तो ऐसे ही नाम का एक और मुख्य न्यायाधीश था जिसका कार्यकाल सबसे लंबा माना जाता है। सीधा कहने का मतलब ये है कि जो YV चंद्रचूड़ थे, इनका कार्यकाल 1978 से लेकर 1985 तक था। सीधा सीधा मतलब है कि 7 साल तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम किया। अगर आपको पूछा जाए कि पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो आपका उत्तर होना चाहिए हीरालाल जेकानिया। साथ ही साथ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो पद है, सर्वोच्च न्यायालय का जो पद है, ये कहाँ से लिया गया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए USA से। साथ ही साथ यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 34। उनमें से 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं। ऑप्शन में दिए गए शब्दों को समझते हैं। बात करते हैं संसद की। जब हम संसद की बात करते हैं तो उस स्थिति में एक प्रश्न पूछा जाता है कि संसद के कितने सदन हैं और संसद के कितने अंग हैं। अगर आपको संसद के सदन की बात पूछी जाए तो आपने उत्तर देना है 2 सदन, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। अगर हम बात करें कि संसद के कितने अंग हैं, तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर हम यहाँ पर संसद को अनुच्छेद के आधार पर समझते हैं तो कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि संसद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, लोकसभा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है और राज्यसभा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है। तो इस स्थिति में आपने एक ट्रिक याद रखनी है, सरला। 100 से संसद बोले तो आर्टिकल 79, रॉ से राज्यसभा बोले तो आर्टिकल 80 और सरला ला से लोकसभा बोले तो आर्टिकल 81। देखो, अगर आप इंडियन पॉलिटी को मेरे साथ विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए। आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा और 2 क्लास के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको मेरे साथ इंडियन पॉलिटी विस्तार पूर्वक पढ़नी है या नहीं, क्योंकि क्लास में आपको हर छोटी सी छोटी चीज़ बताई जाती है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला बात करते हैं ऑप्शन की, अटॉर्नी जनरल। जो अटॉर्नी जनरल है तो इसका वर्णन किया गया है। कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 76। अब समझते हैं जो अटॉर्नी जनरल है ये कौन होता है। सीधा सा मतलब होता है ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, कौन भारत का एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा निर्वाचित होता है। आपके पास ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, लोकसभा स्पीकर। जो लोकसभा का स्पीकर होता है यह आपका प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं MP के तौर पर। सीधा मतलब है इनके चुनाव में आम जनता भाग लेती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष है इनको शपथ लोकसभा के सदस्यता के तौर पर शपथ दिलाई जाती है या लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर, तो आपका उत्तर होना चाहिए लोकसभा के सदस्यों के तौर पर। अब आप सोच रहे होंगे तो ये अध्यक्ष कैसे बनते हैं, तो ध्यान दीजिए, जो लोकसभा होती है वह स्वयं ही अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाती है और
किसी एक को उपाध्यक्ष नियुक्त करती है। इसके साथ बात करते हैं ऑप्शन बी मुख्यमंत्री की। जो मुख्यमंत्री है ये भी आपके विधानसभा के सदस्यों के तौर पर पहले चुने जाते हैं और इनके चुनाव में भी आम जनता भाग लेती है। अंत में बात करते हैं ऑप्शन डी की प्रधानमंत्री की। जो प्रधानमंत्री है यहाँ पर दो बातें समझने की ज़रूरत है। पहली बात है कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से होगा तो सीधा मतलब है कि प्रधानमंत्री के चुनाव में आम जनता भाग लेगी। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से होगा तो जो आम जनता द्वारा चुने गए एमएलएज हैं उनके द्वारा वो निर्वाचित किए जाते हैं। सीधा मतलब है कि अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो तो राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित के लिए आम जनता भाग नहीं लेती है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है क्या वो दोनों सदनों का हो सकता है? जी हाँ, जो भारत का प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। पर ध्यान दीजिए, बहुमत उन्हें केवल लोकसभा से ही लेना होगा, अन्यथा उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जैसे हमें पता है ऐसे 4 प्रधानमंत्री रहे हैं जो लोकसभा से ना होकर राज्यसभा से थे। जैसे हमारे पास एक ट्रिक है, इंद्रदेव गुम हो गए, ई से इंदिरा गांधी, देव से एच डी देवगौड़ा, इंद्रदेव गु से हमारा आई.के. गुजराल और गुम हो गए मो से मनमोहन सिंह। अब हमारे पास ऑप्शन बचा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। मतलब सीधा सा मतलब है सिंगल ट्रांसफरेबल बोथ मेथड इन इंडिया किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, किसकी अध्यक्षता गैर सदस्यों द्वारा की जाती है? आपके पास ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन बी लोकसभा की। जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है ये कैसे चुनकर आते हैं? तो ध्यान दीजिए, जो लोकसभा के अध्यक्ष है ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर आम जनता इनके चुनाव में भाग लेती है। सीधा सा मतलब है जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इनका चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होता है। उसके बाद 545 सदस्यों में से लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनती है। इसका मतलब ये हुआ जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है। इसके साथ बात करते हैं ऑप्शन सी की विधानसभा। जो विधानसभा का सदस्य होता है ना, ये पहले आपका एमएलए के तौर पर चुनकर आता है। उसके बाद जितने भी उस विधानसभा के सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो विधानसभा के ही सदस्य होते हैं। अंत में बात करते हैं ऑप्शन ए राज्यसभा की। सबसे पहले समझते हैं कि जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो हमारा उत्तर होना चाहिए उपराष्ट्रपति। तो सीधा सा मतलब ये है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो उपराष्ट्रपति होता है ये आपका राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राज्यसभा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले कहा आपको कि हमारी ये पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ का आप आनंद लें तो फिर से कह रहा हूँ कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे आगे पहुँचे। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, विधायी शक्तियाँ किसमें निहित है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संसद। ध्यान दीजिए, कुछ लोग यहाँ पर उत्तर दे रहे होंगे राष्ट्रपति, तो ध्यान देना है जो राष्ट्रपति होता है ये संसद का अभिन्न अंग होता है। जैसे हमें पता है संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान देना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संसद है, संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए जब संसद के संयुक्त अधिवेशन की बुलाने की बात उठती है तो राष्ट्रपति बुलाएगा और उस
संसद की अध्यक्षता की बात होती है तो आपका उत्तर होना चाहिए लोकसभा का अध्यक्ष। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 62 वर्ष। ध्यान देना है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इन क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक लगे हुए हैं। जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है उन्होंने इस पर पहले ही टिक लगा के रखे थे, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। इसके साथ बात करते हैं अगले ऑप्शन की 65। जब हम बात करते हैं 65 वर्ष की आयु की तो हमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु याद आनी चाहिए। ये तो हमें पता चला कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की न्यूनतम आयु क्या है, तो इसकी संविधान में कोई सीमा नहीं है। ये तो बात हुई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। अगर हम यहाँ पर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा के सदस्यों की जो आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। सीधा मतलब है कि न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष होती है। अब समझते हैं कि 25 वर्ष किन किन लोगों की न्यूनतम चुनाव लड़ने की आयु होती है, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री। साथ ही साथ हमें मुख्यमंत्री और विधानसभा के सदस्यों का भी पता होना चाहिए। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम चुनाव लड़ने की आयु 30 वर्ष है। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की तो इनकी चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर करते हैं। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1951-52। अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि 1951 और 1952 लिखने की क्या आवश्यकता थी, या तो 1951 लिख लेते या 1952 लिख लेते। तो ध्यान दीजिए, जो आपके चुनाव आरंभ हुए थे ये वास्तव में सितंबर अक्टूबर के आसपास 1951 में हुए थे और जो ये आम चुनाव है ये ख़त्म हुए थे आपके 1952 में। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये जो प्रथम आम चुनाव है ये इतने लंबे ड्यूरेशन में करवाए गए थे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे आपको पता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास उस दौरान बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुआ करती थी। तो जो आपके पहाड़ी क्षेत्र है इनमें सबसे पहले चुनाव करवाए गए थे। जैसे हम हिमाचल का एग्जाम्पल लेते हैं तो सबसे पहले हिमाचल में जो पहाड़ी क्षेत्र है, सीधा मतलब है जहाँ पर बर्फ़ सबसे ज़्यादा गिरती थी, उन क्षेत्रों में चुनाव करवाए गए, जैसे कि किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी क्षेत्र। यहाँ पर सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि भारत के पहले मतदाता कौन थे। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए श्याम शरण नेगी। और जो श्याम शरण नेगी जी हैं ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से संबंध रखते हैं। अगर हम बर्फबारी के हिसाब से देखते हैं तो किन्नौर जिले में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो इस स्थिति में जनवरी और फरवरी में चुनाव करवाने बहुत मुश्किल थी। तो इसीलिए आरंभ में ही सितंबर अक्टूबर के आसपास ही किन्नौर में आम चुनाव करवाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। जो श्याम शरण नेगी जी थे ये स्कूल के अध्यापक थे। तो अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो श्याम शरण नेगी जी है ये पहले मतदाता कैसे बने। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो श्याम शरण नेगी जी हैं ये स्कूल के अध्यापक थे, तो और इनकी स्कूल में इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई थी। तो इलेक्शन ड्यूटी निभाने से पहले इन्होंने अपना मतदान किया और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम गाड़ा। इसका सीधा मतलब ये है कि 51 में जो चुनाव करवाए गए थे पहाड़ी क्षेत्र में करवाए गए थे और 52 में जो चुनाव करवाए गए थे मैदानी क्षेत्र में करवाए गए थे। इसके पीछे का एक ही कारण था कि पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी का ज़्यादा होना। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर करते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 8, 10, 12 और 14। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12। देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है वर्तमान में अनुसूचियाँ, उत्तर होगा 12। पर अगर आपको प्रश्न पूछे कि मूल संविधान में
अनुसूचियाँ कितनी थी, तो आपने उत्तर देना है 12। अगर हम यहाँ पर बात करें कि 9वीं 10वीं और 11वीं अनुसूची कौन कौन सी जोड़ी गई, तो हमें पता होना चाहिए जो 9वीं अनुसूची है इसमें संपत्ति अधिग्रहण का वर्णन किया गया है। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो 9वीं अनुसूची है ये कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत लाई गई, तो आपने उत्तर देना है प्रथम संवैधानिक संशोधन। और यह जो प्रथम संवैधानिक संशोधन है यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, तो आपने उत्तर देना है 1951 में। और इसके साथ बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। जो 10वीं अनुसूची है ये आपके 52वें संवैधानिक संशोधन 52 अमेंडमेंट 1985 में हुआ था। इसमें किसका वर्णन है, डायरेक्ट कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 10वीं अनुसूची में दल बदल का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। जो 11वीं अनुसूची है यह 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में हुई थी और इसमें हमारा पंचायती राज का वर्णन है। अंत में बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। जो 12वीं अनुसूची है इसमें नगर निकायों का वर्णन है और प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से संवैधानिक संशोधन के आधार पर कब 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए 74वें संवैधानिक संशोधन 1994 को। जैसे आपने अभी तक देखा, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची की बात भी हम कर चुके हैं और ऑप्शन सी 12वीं अनुसूची की बात भी हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची की। जब हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में संविधान की 22 भाषाएं याद आनी चाहिए। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान में, या इस तरह पूछा जाए कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए 14 भाषाएं। तो अब हमें पता होना चाहिए 14 से 22 के बीच कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो हमें पहली भाषा का पता होना चाहिए सिंधी भाषा, जो 1967 में जोड़ी गई। उसके बाद 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और अंत में बोले तो 2003 में 4 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा। 1992 में जो 3 भाषाएं जोड़ी गई उनकी ट्रिक है नमक, नौ से नेपाली, मो से मणिपुरी, कौ से कोंकणी। आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको सच में अच्छा लगा तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।